नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद से लगातार जो चर्चाएं चल रही हैं वो ये कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस किन मुद्दों की तरफ जाएगी, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जो कदम है वो कितना मुश्किल भरा होने वाला है। ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करके भारतीय जनता पार्टी ने बैठे बिठाए कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है, जिस मुद्दे के सहारे कांग्रेस न केवल कांग्रेस को ऑक्सीजन मिली है बल्कि विपक्ष जो है वो कांग्रेस के साथ जुड़ता चला जा रहा है। कांग्रेस के साथ विपक्ष का जुड़ना निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल भरा माना जा रहा है। हालांकि इसके अलग मायने भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए यह आरोप लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो या जो अन्य दल हो, उन सबका आरोप है भाजपा पर कि ये जो सदस्यता रद्द की गई है ये सारा सियासी खेल है। भाजपा और केंद्र सरकार के वजह से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई है और केवल इसलिए की गई है कि जो अडानी का मुद्दा है उससे लोगों का ध्यान हटाया जा सके और साथ ही साथ जो देश की आवाज़ जो तमाम जो बुलंद कर रहे थे, तमाम मुद्दों को उठाने का काम कर रहे थे, तमाम समस्याएं जो आम आदमी के साथ जुड़ी हैं उनकी समस्याओं को उठाने का काम राहुल गांधी कर रहे थे, उस आवाज़ को दबाने के लिए ये सारी साजिश की गई है। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लग रहे हैं कांग्रेस और दूसरे अन्य विपक्षी दलों के द्वारा। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने के बाद जो तमाम विपक्ष के दल हैं वो एक साथ आ गए हैं। इसकी जो मुख्य वजह मानी जा रही है वो ये कि जो विपक्ष अभी तक जो कई दल कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे आने से अपने को अलग रखे हुए था, जो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ सम्मिलित नहीं हुआ या इसके अलावा तमाम अलग अलग मंचों पर वो कांग्रेस से दूरी बनाए रहे जो दल, वो भी इस मुद्दे पर उनके साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे की जो मुख्य वजह मानी जा रही है वो ये कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद विपक्षी दलों के जो नेता हैं उनको ये समझ में आ गया है कि अब किसी भी नेता के साथ कुछ भी हो सकता है, किसी भी नेता के ऊपर कोई भी कार्रवाई हो सकती है। अब ये कार्रवाई चाहे विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए की जाए या फिर तमाम जो आने वाले समय में प्रदेश के विधानसभाओं से लेकर के और 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं उन चुनावों में जीत के मद्देनज़र, यानी अब विपक्ष के जो तमाम दल हैं वो मान रहे हैं कि किसी भी नेता पर किसी समय कोई भी कार्रवाई सरकार या सरकार की जो तमाम एजेंसियाँ हैं उनके माध्यम से की जा सकती है, इतनी बड़े कदम उठाए जाने के बाद। अब एक तरफ ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को इससे फ़ायदा होगा, भारतीय जनता पार्टी को इससे नुकसान होगा। भाजपा ने बैठे बिठाए, केंद्र की सरकार ने बैठे बिठाए कांग्रेस और विपक्षी दलों को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। पर इससे इतर एक चीज़ ये भी देखी जा रही है कि अब जो भाजपा के लिए जो कहा जाता है कि भाजपा हर समय चुनावी मोड में रहती है, हर समय वो नई नई नीतियाँ बनाती रहती है, नई नई रणनीतियाँ बनाती रहती है। एक एक प्रदेश के एक एक जिले, एक एक सीट पे, एक एक बूथ स्तर तक भारतीय जनता पार्टी जो है वोट और वोटरों का विश्लेषण करती है, चुनाव जीतने के तरीकों का विश्लेषण करती है कि इस तरीके से चुनाव जीता जाए। तो क्या ऐसा सियासी दल जो बूथ लेवल तक इतने विश्लेषण करता हो, क्या उसने इस तरीके के कदम उठाए जाने से पहले, अगर सरकार की मर्जी और इन सब चीज़ों का जैसे आरोप लगाया जा रहा है उस हिसाब से ये कदम उठाया गया है, तो कि क्या इस पर विचार नहीं किया गया होगा कि ऐसे मुद्दे जो हैं वो विपक्ष को एक मंच पर लाएंगे, विपक्ष के लिए कितने फ़ायदेमंद होंगे या कितने नुकसानदायक भाजपा के लिए हो सकते हैं। चूँकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्पष्ट रूप से ये कहा जा रहा है कि ये सारी चीज़ें न्याय के हिसाब से हुआ है और कांग्रेस पार्टी या गांधी परिवार जो है वो न्याय से ऊपर नहीं है, तो वो इसको न्याय संगत मान रहे हैं, वहीं विपक्ष जो है वो बदले की कार्रवाई मान रहा है। तो इस तरीके की चीज़ों में अब हम जब विश्लेषण की बात करते हैं तो क्या भाजपा का विश्लेषण इस स्तर पर नहीं हुआ होगा कि इस मुद्दे से कितना नुकसान भाजपा को होने जा रहा है। कुछ उदाहरण भी हम इसके साथ साथ आपको जोड़े देते हैं। कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव होने हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व को लेकर के एक बड़ा कार्ड खेला। ये कार्ड था 4% मुस्लिम आरक्षण जो था वो उसको ख़त्म कर दिया गया और 2-2% ये वोकालिंगा और लिंगायत समुदाय के आरक्षण में जो है जोड़ दिया गया। ये जो कम्युनिटी है कोर वोटर कर्नाटक के माने जाते हैं और जो तमाम सर्वे अभी तक आ रहे थे वो ये बता रहे थे कि कर्नाटक में कांग्रेस की स्थिति मजबूत है और कांग्रेस के चुनाव जीतने की संभावना ज़्यादा है बनस्पत भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी जब वहाँ पर अपनी हार देख रही थी तो ऐसे समय पर उसने एक ये बड़ा कार्ड खेला जो
चुनावी अपने जो पिछला चुनाव था विधानसभा का, उसमें इनके घोषणा पत्र जो संकल्प पत्र है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें ये चीज़ें शामिल थी जिसको उन्होंने लागू करने का काम किया। अब इसके बाद जो है इसके ये जो कदम था, अब इसके से कितने बदलाव आएंगे इसको भी हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। आरक्षण का जो कोटा था राज्य में, उसको बढ़ा करके 50% जो था उसको बढ़ा करके अब 56% कर दिया गया। एससी का जो आरक्षण था उसको 17% कर दिया गया। मुस्लिम समुदाय का जो आरक्षण खत्म किया गया है उसको ईडब्ल्यूएस कोटा जो 10% अलॉट है उसमें शामिल किए जाने की बात कही जा रही है। इन सारे मुद्दों को लेकर के ये तो जो मुद्दे हैं जो भाजपा ने जो कदम उठाया उसकी बात हो गई। अब इन सारे मुद्दों को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी वहाँ पर सक्रिय हो गए हैं। उनका जो टारगेट है वो भारतीय जनता पार्टी और वहाँ कर्नाटक की सरकार से ज़्यादा कांग्रेस और जेडीएस बन गए हैं। दरअसल वो जब इन मुद्दों को उठाते हैं, जब उन्होंने आरक्षण के मुद्दे को उठाया तो उसके बाद उन्होंने ये भी कह दिया कि कांग्रेस और जेडीएस इस मुद्दे पर अपने को क्लियर नहीं कर रहे हैं, उनकी तरफ से बयान नहीं आ रहा है, वो अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे हैं। इस तरीके की बातें वो बार बार कहते हुए सुने गए। असदुद्दीन ओवैसी वहाँ पर आरक्षण खत्म होने के साथ साथ ही सक्रिय कर दिए गए, सक्रिय हो गए, जो भी हो। ऐसे में अब वहाँ पर भाजपा का इससे नुकसान होने जा रहा है या कांग्रेस का नुकसान हो जा रहा है, ये आप समझ सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर चूंकि वो पहले से सेंसिटिव जगह है, वहाँ सावरकर और टीपू सुल्तान का मुद्दा पहले से ही बेहद विवादों में रहता है। ऐसे में बार बार असदुद्दीन ओवैसी जो है वो कांग्रेस और जेडीएस को टारगेट करेंगे। अब कांग्रेस की तरफ से जो बयान आया, उन्होंने ये बात कह दिया है कि जो 4% आरक्षण खत्म किया गया है उसे अगर सत्ता में कांग्रेस आती है तो फिर से बहाल किया जाएगा। कांग्रेस का ये दाव, चूंकि वहां पर लगातार हिंदुत्व का मुद्दा गर्म किया जा रहा है, सावरकर और टीपू सुल्तान का मुद्दा वहां पर पहले से गर्म रहता है, इसको लेकर के तमाम विवाद होते रहते हैं। ऐसे में कांग्रेस का ये जो वापस से फैसला पलटने की बात हो रही है, 4% आरक्षण की बात हो रही है, ये कांग्रेस के लिए उल्टा दांव भी हो सकता है। ये माना जाने लगा है कि ये दांव कांग्रेस का उल्टा भी पड़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर लिंगायत समुदाय जो है, लिंगायत कम्युनिटी जो है, उनको प्रमुख माना जाता है और ये माना जाता है कि वो समुदाय जिधर जुड़ता है उधर जो है वो वोट में वहाँ पर जो है वो जीत की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने इस कर्नाटक में अपने इस कदम से तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश की राजनीति के साथ साथ दूसरे प्रदेशों की राजनीति को भी साधने की एक बड़ी कोशिश की है। अब ये कोशिश कितनी सफल होगी ये तो आने वाले लोकसभा चुनाव बताएंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं बिहार की। बिहार में नीतीश कुमार जो लगातार इस बात पर जो है विपक्षी एकता को लेकर के जोर दे रहे थे, वो फिलहाल कांग्रेस के मंच पर दिखाई दे रहे हैं। पर जो राज्य में स्थितियां बन रही हैं, आरजेडी के साथ उनका जो गठबंधन है, ऐसे में जो सीटों के बंटवारे को लेकर के जिसकी चर्चा बार बार ये की जा रही थी और ये सीधे तौर पर कहा जा रहा था कि कांग्रेस को जो है वो क्षेत्रीय, जो जैसा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी कह चुके हैं कि क्षेत्रीय दलों को आगे लाया जाए, तो उसमें कांग्रेस कितना एक्टिव होगी। तो ऐसे में कांग्रेस के साथ में जो है वो जेडीयू और आरजेडी का जो गठबंधन है, क्योंकि अगर वो दोनों गठबंधन वहाँ पर चुनाव लड़ते हैं तो फिर कांग्रेस के लिए सीटें बेहद कम सीटों पर उनको वहाँ पर मौका मिलेगा। तो ऐसे में क्या कांग्रेस उनके साथ बनी रह पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। ऐसी ही चीज़ें जैसा कि गुजरात विधानसभा चुनाव के समय पर देखा गया था, वो गुजरात विधानसभा के चुनाव के समय पर मनीष सिसोदिया को दिल्ली में खूब टारगेट किया गया, क्योंकि गुजरात में आम आदमी पार्टी पूरे जोर शोर से चुनाव लड़ रही थी। तो मनीष सिसोदिया को टारगेट किया गया, जिससे आम आदमी पार्टी में जो उनके स्टार प्रचारक थे उसमें बड़ा बंटवारा हुआ और आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को दिल्ली में उलझा करके रख दिया गया था। उसी समय पर एक तरफ मनीष सिसोदिया टारगेट में थे और दूसरी तरफ दिल्ली में वहाँ पर जो है चुनाव घोषित कर दिए गए। तो उसके चलते आम आदमी पार्टी में बड़ा बंटवारा हुआ। भले ही दिल्ली के नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी को जीत मिली, पर गुजरात में उसको हार का सामना करना पड़ा था। तो इस तरीके की रणनीतियां भारतीय जनता पार्टी के पास रहती हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो है वो 2017 के चुनाव में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ चुकी है। वो एक प्रैक्टिकल हो चुका है, जब उसमें 311 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी थी और 114 सीटें कांग्रेस के खाते में आई थी। उसमें से केवल 7 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी, जबकि 47 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी, जिसके बाद ये गठबंधन जो है वो टूट गया था, खत्म हो गया था। इस चुनाव में करीब 6.25% वोट कांग्रेस के खाते में आए थे और लगभग जो है 5.4% का नुकसान इसको उठाना पड़ा था। वहीं 21.82% वोट समाजवादी पार्टी के हिस्से में आए थे। कांग्रेस को 21 सीटों का नुकसान उस गठबंधन के चलते हुआ था।
इसी तरीके की बात भले ही समाजवादी पार्टी राहुल गांधी के इस मुद्दे पर उनके साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है, पर समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 230 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। इसके मद्देनजर अखिलेश यादव वहां पर जो है अप्रैल में उनका दौरा भी है और ये माना जा रहा है कि 230 सीटों पर वो अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी समाजवादी पार्टी अभी से शुरू कर चुकी है। हालांकि समाजवादी पार्टी का जो रिप्रेजेंटेशन है फिलहाल वहां पर शून्य है। एक सीट उसको 2018 के विधानसभा चुनाव में जीती थी, पर बाद में जो राजेश शुक्ल वहां से विधायक हुए थे, उन्होंने जब राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया था तो उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। तो ये जो गणित है, इस गणित के सहारे अगर समझने की कोशिश की जाए तो भले ही ये बार बार कहा जा रहा हो कि ये इससे भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नुकसान होने जा रहा है, पर दूसरी तरफ इसे भारतीय जनता पार्टी के ही चुनावी रणनीति के तौर पर भी देखा जाना चाहिए। निश्चित तौर पर ये माना जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो टीम बूथ लेवल तक मैनेजमेंट करती है वो इस नुकसान को समझने से अछूती नहीं रही होगी। इसकी जो मुख्य वजह है वो ये कि तमाम विश्लेषक मानते हैं कि जो विपक्ष है अगर वो अलग अलग रहेगा तो उसे हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा मेहनत करनी होगी, अलग अलग जो है रणनीतियां बनानी होंगी, और जब विपक्ष एक मंच पर आ जाएगा तो उसे साझे रूप में हराना भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान होगा। इसलिए भी इस तरीके की जो नीतियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाई जा सकती हैं, जैसी संभावनाएं जताने की शुरुआत हो चुकी है। बहरहाल अब ये सारी चीज़ें संभावनाओं पर निर्भर करती हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में इसका असर कितना होता है, कांग्रेस इसका कितना लाभ उठा पाती है या फिर कांग्रेस को इससे कितना नुकसान हो पाता है। ये अलग बात है कि इस मुद्दे ने विपक्ष में जान डाल दिया है, ये सही है, पर इससे कांग्रेस को कितना नुकसान होगा, भाजपा को कितना नुकसान होगा, ये आने वाले चुनाव में पता चलेगा। धन्यवाद।